हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं कैलोरीमेट्री। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को 1-2 घंटे में पढ़ा जा सकता है, मैं इसे 2 घंटे में पढ़ाऊंगा। तो कैलोरीमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं? कैलोरीमेट्री में अलग अलग टेम्परेचर पे अगर दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है तो उनके बीच में हीट कितना एक्सचेंज होता है, इस तरह की चीजें कैलोरीमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। इसे फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ कैलोरीमेट्री। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about heat exchanged between two substances when they are mixed at different temperature। ठीक है, दो सब्सटेंस अगर अलग अलग टेम्परेचर पे या फिर सेम सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पे मिक्स किया जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट एक्सचेंज कितना होगा वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कैलोरीमेट्री किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कैलोरीमेट्री कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? हीट लॉस्ट और हीट गेन, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। एक बॉडी जितना हीट लूज करेगा दूसरा बॉडी उतना हीट गेन करेगा। तो लेट्स राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। Principle of calorimetry. When two substances at different temperature are mixed, then heat exchange takes place between them. Between them कब तक हीट एक्सचेंज होगा? Till they attain thermal equilibrium। और कॉमन टेम्परेचर। अगर दो सब्सटेंस को मान लिया कि ये सब्सटेंस 1 है और ये सब्सटेंस 2 है, ये T2 पे है और ये T1 पे है, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। कब तक हीट एक्सचेंज होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर कॉमन ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन न कर ले। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी is the working principle। कैलोरीमेट्री का वर्किंग प्रिंसिपल है
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, दैट इज हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। दिस इज द प्रिंसिपल। दो सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर अलग अलग है उनको मिक्स किया जाएगा, तो एक जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट लूज करेगा और वो हीट गेन करेगा जिसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर जितना लॉस्ट होगा, सॉरी, हीट जितना लॉस्ट होगा उतना ही हीट क्या होगा, गेन होगा। एक बॉडी जितना हीट लूज करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहेंगे, उन टर्म्स को देखते हैं और कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। इंपॉर्टेंट terms, what are these terms? So very first is calorie. What is calorie? Calorie is unit of heat. It is CGS unit of heat. Okay, SI unit of heat is joule. तो इस चैप्टर में हीट जो मेजर होगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैलोरी में ही होगा। तो कैलोरी है क्या? कैलोरी इट इज सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। वो तो ठीक है, लेकिन एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी कितना एनर्जी होगा, एक कैलोरी कितना हीट होगा? तो एक कैलोरी वो हीट होता है जो 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। अब ये 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस क्यों चुना गया, ये मैं आगे बताऊंगा जब मैं स्पेसिफिक हीट बताऊंगा तब। सो लेट्स राइट व्हाट इज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी, 1 calorie is the amount of heat required to increase temperature of 1 gram water at 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. So 1 कैलोरी हीट का वो अमाउंट है जो 1 ग्राम वाटर को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए यूज होता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट टर्म। सो नेक्स्ट टर्म इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको जे से डिनोट करते हैं। ये क्या है? एक फेमस फिजिसिस्ट हुए जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्हीं के नाम पे एनर्जी का जो एसआई यूनिट है जूल रखा गया है। तो उन्होंने काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया, दिन रात, सुबह शाम, जाड़ा गर्मी बरसात, धुआंधार एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ये पता लगाया कि वर्क और हीट जो है वो इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और हीट से वर्क कराया जा सकता है, ठीक है। तो जूल डिड
a lot of experiments and found heat and work are interchangeable. दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक है, इंटरचेंजेबल है। पहले लोग सोचते थे कि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ हीट देकर ही बढ़ाया जा सकता, लेकिन जूल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चल गया कि टेम्परेचर जो है वो वर्क करके भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर मान लिया कि 1 कैलोरी जहां पे हीट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे वर्क कितना करना पड़ेगा, तो उसी रेशियो को ये बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज वर्क डिवाइडेड बाय हीट, W by Q, and this value of J is 4.18 joule per calorie. It means अगर 4.18 जूल वर्क को पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो 1 कैलोरी हीट मिलेगा, ठीक। तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, विच इज नियरली 4.2 जूल। ओके, नाउ सो दिस रेशियो इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वर्क बाय हीट, 4.18 जूल पर कैलोरी। अगर वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, वर्क को, किसी भी वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसका जो रेशियो होगा वो इतना होगा। फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म। और हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डिनोट किया जाता है एस और सी से। यहां पे सी जो है वो स्मॉल लेते हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल क्यों लेते हैं मैं बताऊंगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो हीट कैपेसिटी के लिए लिया जाता है, लेकिन बुक में मिक्स कर देते हैं, कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में आएगा वो क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वो देखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट का वो अमाउंट है जो एक यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। मान लिया कि वाटर एग्जांपल लेते हैं, वाटर, अगर 1 ग्राम वाटर को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसके लिए जो हीट की आवश्यकता है वो है 1 कैलोरी, ठीक है। तो वाटर जो है उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक। किसी भी यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी वो किससे पता चलेगा, स्पेसिफिक हीट से या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो इसे इस तरह से लिखते हैं, एस इक्वल्स क्यू बाई एम डेल्टा टी, और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एस इक्वल्स डी क्यू बाई एम डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है और ये, तो किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट किन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा कि वो सब्सटेंस जो है वो
किस तरह का है नेचर, एल्यूमिनियम का अलग होगा। अगर 1 केजी एल्यूमिनियम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है और 1 केजी गोल्ड को टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में हीट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, दोनों का हीट कैपेसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हीट कैपेसिटी पहला तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया कि जैसे आयरन है, तो अगर आयरन को 60 से 65 डिग्री तक बढ़ाना है तो वहां पे, या फिर 60 से 61 मानते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो वहां पे हीट का रिक्वायरमेंट अलग होगा। और अगर 200 से 201 करना है डिग्री सेल्सियस में, तो वहां पे हीट का रिक्वायरमेंट अलग होगा। यानी कि स्पेसिफिक हीट 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का सब्सटेंस है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन के लिए ये जो चेंज होता है स्पेसिफिक हीट में, वो निग्लिजिबल होता है और उसको लगभग कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। सो SI unit is what? Joule per kg per Kelvin. And CGS unit is calorie per gram पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये है स्पेसिफिक हीट का यूनिट। आइए अब ये लिख लेते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड temperature. Okay. For small temperature variation, S is assumed constant. Okay. तो एस जब कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये यूज करेंगे। टेम्परेचर पे जब डिपेंड करेगा तो ये यूज करेंगे। यहां से होगा क्या कि dq इक्वल्स टू ms dt, और यहां से क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इसका दूसरा नाम भी है, यह हो गया हमारा हीट कैपेसिटी, और इसका दूसरा नाम है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, इसको भी डिनोट करते हैं एस से या फिर सी से। ये सी कैपिटल। अब देखो कैपिटल स्मॉल का कोई चक्कर उतना नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, तो वहां पे क्लियरली पता चल जाएगा। थोड़े समय के लिए हम क्या है कि इसको एस डैश मान लेते हैं थोड़े समय के लिए। तो हीट कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास या सब्सटेंस का मास इनटू एस। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, यानी कि मास और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट जो है वो ये बतलाता है कि एक यूनिट मास के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने हीट की आवश्यकता है। ये बताता है कि नहीं, पूरा मास को अगर बढ़ाना चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो हीट की आवश्यकता कितनी है। इसका मतलब है कि ये जो है वो मास पे डिपेंड करेगा,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आप 10 ग्राम वाटर लेते हो और 100 ग्राम वाटर लेते हो, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट तो दोनों का सेम रहेगा, स्पेसिफिक हीट जो है दोनों का सेम रहेगा, और ये हीट कैपेसिटी जो है अलग अलग हो जाएगा। हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करेगा। फाइन, तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ heat required to increase the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होगा एम इंटू एस। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। एम क्या है? मास, और ए क्या है? हीट कैपेसिटी। यह है हीट कैपेसिटी। यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा हीट कैपेसिटी, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। 1 ग्राम वाटर लो या 1000 ग्राम वाटर लो, स्पेसिफिक हीट सेम रहने वाला है, लेकिन हीट कैपेसिटी क्या होगा कि चेंज कर जाएगा। 1 ग्राम के लिए अलग, 100 ग्राम के लिए अलग। तो हीट कैपेसिटी जो है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, और स्पेसिफिक हीट क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में लिख लेते हैं। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास पे डिपेंड नहीं करेगा ये। ठीक है, अब कुछ स्पेसिफिक हीट, आइस का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, वो यहां पे हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें, या फिर चलते हैं फॉर्मूला जहां पे हम बताएंगे, वहां पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए, ये चीज क्लियर है। स्पेसिफिक हीट जो होगा वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। 1 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। तो इसका अगर एसआई यूनिट का बात करें, इसका एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज what? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। ठीक है, ये पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितना होगा? वो क्या होगा? हीट कैपेसिटी। तो ये 4 टर्म्स को हमने देखा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि किस टाइप का फॉर्मूला इस चैप्टर में आता है। ठीक है, और हीट रिक्वायर्ड किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने के लिए होगा, किस तरह से फेज चेंज करने के लिए होगा, इन सारी चीजों को देखते हैं। तो मूव करते हैं इस चैप्टर में आगे।
और देखते हैं नेक्स्ट, हीट रिक्वायर्ड। हीट की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हीट की आवश्यकता एक तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए पड़ सकता है। कोई भी सब्सटेंस में आप हीट ऐड कर दो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसमें से हीट खींच लो, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज करने के लिए चाहिए होता है। तो लिखते हैं, फॉर चेंजिंग टेम्परेचर चेंज करने के लिए, ठीक है। और किस लिए चाहिए? सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए, लिक्विड से गैस में बदलने के लिए भी हम लोग को हीट चाहिए। फेज चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए हम लोग को हीट चाहिए होता है। आइस है, उसमें आप हीट ऐड करते हो, वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। यानी कि दूसरा जो है वो है फॉर चेंजिंग फेज, फॉर चेंजिंग फेज और स्टेट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये दो चीजों के लिए हीट की आवश्यकता होती है। चलिए, तो जब टेम्परेचर चेंज करने के लिए ये किस में होगा, सेम फेज में, इन सेम फेज, ठीक है। टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो सेम फेज में बढ़ेगा, और जब भी फेज चेंज होगा तो सेम टेम्परेचर पे होगा। इस पे हम अभी और डिटेल में आएंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसके लिए जो टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी, अगर 1 kg है तो कम होगा, 100 kg है तो ज्यादा होगा, यानी कि मास पे डिपेंड करेगा। एल्युमिनियम है तो अलग होगा, आयरन है तो अलग होगा, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 0 से 100 बढ़ाना है, 0 से 500 बढ़ाना है, दोनों के लिए अलग अलग। तो ये जो हीट रिक्वायर्ड है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड Q is also directly proportional to डेल्टा T। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो Q इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं m s डेल्टा T। अब ये m क्या है, वेयर, व्हाट इज दिस m? m is mass of the substance, ठीक है। इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं, वेयर एम जो है वो क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, एस क्या है, यह है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या है, यह है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब टेम्परेचर बढ़ाना होगा तब, मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू अ स्पेसिफिक हीट इनटू कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया, ठीक है। आइए अब इस पे आते हैं कि फेज चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। क्या आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी उतनी ही हीट की आवश्यकता उतने वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए होगा? तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आगे देखते हैं क्या होता है। यहां पे जो हीट रिक्वायर्ड है वो मास पे तो डिपेंड करेगा, मास पे यहां भी डिपेंड करेगा, तो यहां भी Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, और यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है L,
और इस एल को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। और एम क्या है? एम जो है वो है मास। ये लैटेंट हीट क्या है इसको समझते हैं। देखो, मान लिया कि आइस है, कहां पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको क्या बनाना है? वाटर, कितने पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी आइस से वाटर में कन्वर्जन होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब भी फेज बदलता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप इसको हीट दीजिए, आइस को हीट दीजिए, वो हीट क्या करेगा? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करने में लगाएगा। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लिक्विड में स्पेसिंग ज्यादा होता है, तो उसमें चला जाता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करने में चला जाता है। ठीक है, हीट। इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है गुप्त, ठीक है, छुपा हुआ, सीक्रेट। लैटेंट, इंडियाज गॉट लैटेंट वो समय रैना लाया था ना, कि वो छुपा हुआ प्रतिभा को लाता था। ठीक है, तो लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। यानी कि आइस से वाटर में आपको हीट देंगे तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लैटेंट हीट क्या है? लैटेंट हीट, हीट का वो अमाउंट है जो कि किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कर देगा और लिक्विड से गैस में कर देगा, यूनिट मास को। ठीक है, तो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, it is or the amount of heat required to change the phase of a unit mass substance at constant temperature is called latent heat. इसको क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी, और सीजीएस क्या हो जाएगा? कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये दो अलग अलग यूनिट है इसका। अब लैटेंट हीट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लैटेंट हीट को एल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यहां पे देखिए आप, तो लैटेंट हीट का वो अमाउंट है जो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को फेज चेंज करने के लिए यूज होता है। कहां पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? किसी केस में बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, किसी केस में मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो आइए आगे देखते हैं लैटेंट हीट का टाइप। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। ठीक है, अब ये लैटेंट हीट जो है, इसको एल से दिखाया, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का लैटेंट हीट, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं
एल एफ से और इसको डिनोट कर देते हैं एल वी से। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? ये सब्सटेंस जब सॉलिड से कहां की यात्रा करेगा? लिक्विड का, तब के लिए आएगा। ये यहां पे लिक्विड से वेपर या गैस बनेगा, तब वो आएगा। तो हमें यह देखना है कि अगर मान लेते हैं कि 1 ग्राम आइस है, 1 ग्राम आइस है और इसको 1 ग्राम वाटर बनाना है, ठीक है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पे हीट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 80 कैलोरी होता है, यानी कि 80 कैलोरी पर ग्राम लैटेंट हीट हो जाएगा किसका? फ्यूजन का या फिर आइस का। इस केस में 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। तो ये क्या हो गया? आइस का लैटेंट हीट। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास 1 ग्राम क्या है? वाटर है, और इसको क्या बनाना है? 1 ग्राम वेपर बनाना है, तो यहां पे जो हीट की आवश्यकता होती है वो अप्रोक्सीमेटली 540 कैलोरी हीट की आवश्यकता होती है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो उसका मतलब क्या है। ठीक, तो the amount of heat required to change a unit mass of substance from solid to liquid, from solid to liquid at constant temperature, at constant temperature। और ये constant temperature क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट is called latent heat of latent heat of fusion हीट का वो अमाउंट है जो यूनिट मास सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में करने के लिए चाहिए होता है। ठीक इसी तरह से latent heat of वेपराइजेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। latent heat of वेपराइजेशन है द अमाउंट ऑफ heat required to change a unit mass substance from liquid to vapor at constant टेम्परेचर। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड latent heat of vaporization। तो latent heat of vaporization एक यूनिट मास सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना हीट चाहिए होता है वो होता है। अगर डेटा की बात करें तो वाटर के केस में जो आइस के केस में
लैटेंट हीट ऑफ यहाँ पे आइस जो होता है ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, ठीक है, तो ये वाटर के लिए इसका वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, अच्छी बात। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी। तो ये हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक डेटा बता दे रहा हूं। इसको ऐसे तो मोस्ट ऑफ द केस में दिया रहता है अगर कोई दूसरा सब्सटेंस रहा स्पेसिफिक, बट वाटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं, ठीक है, और आइस के लिए। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है वो होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम। ये सीजीएस यूनिट में, एसआई यूनिट में इसका डेटा होता है 2100 जूल पर केजी। यहां पे डिग्री सेल्सियस में लिखना, पर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट आइस का ये हो गया। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको एसआई यूनिट में लिखेंगे तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये डेटा ध्यान में रखना होता है। आइस के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और एसआई यूनिट में 2100, वाटर के लिए इतना। ये हो गया। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये जो होता है एल आइस का जो होता है, लाइस नहीं, मैं एल आइस के लिए लिख रहा हूं, ठीक ना, ये एल आइस के लिए। तो एल का वैल्यू जो होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। और इसी तरह से जो लैटेंट हीट, अभी मैं बताया भी हूं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये जो है वाटर का वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ये एट 0 डिग्री सेल्सियस और ये एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बहुत सारे बुक में भी दिया रहता है डेटा ये क्वेश्चन के नीचे में, लेकिन अगर ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट आपको ये मानना है। ये सब जितना भी डेटा है ये आपको बाय डिफॉल्ट आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। आइए अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन यहां पे है कि 12 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको वाटर बनाना है कितने पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो हीट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले क्या होगा ना कि ये जो आइस है, ये
आइस है, ये कितने पे है, -20 डिग्री सेल्सियस पे। यहां से ये क्या बनेगा, यहां से ये आइस में ही टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले आइस बनेगा कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा, 0 डिग्री, तो यहां से यहां आने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां से यहां आने के लिए मान लेते हैं कि Q1 है हीट, यहां भी तो 12 ग्राम है ना, सब जगह तो 12 ग्राम ही रहेगा। तो Q1 इक्वल्स टू मास स्पेसिफिक हीट आइस का इंटू डेल्टा टी। ये सेम फेज में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो फॉर्मूला। अब यहां पे क्या होगा, फेज का चेंज होने वाला है, यहां पे फेज का चेंज होने वाला है। तो यहां पे जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लैटेंट हीट ऑफ आइस लिखेंगे और मास। अब ये कितना बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया, वाटर बन गया। कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितना, 12 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट ये वाटर आना है, कहां पे लाना है, 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये लो आ गया, और ये भी 12 ग्राम। तो Q3 जो होगा, अब सेम फेज में, अब वाटर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, एम एस वाटर इंटू डेल्टा टी। अब Q1 Q2 Q3 का वैल्यू जो होगा वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 की वैल्यू कितनी, वहां पे सामने लिखा हुआ है, मास कितना है 12, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होता है 0.5 इंटू यहां से यहां आने में चेंज इन टेम्परेचर कितना है 0 माइनस ऑफ -20, ये प्लस Q2 का वैल्यू कितना, तो Q2 मास कितना है 12 और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आइस का, वो होता है 80 प्लस Q3 जो है वो 12 इंटू स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है 1 होता है और चेंज इन टेम्परेचर यहां पे कितना है 50। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 120 प्लस ये 960 प्लस 12 इंटू 5 600। आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो 1080 तो 1680 कैलोरी, ये टोटल हीट रिक्वायर्ड होगा इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि फेज चेंज होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है Q इक्वल्स एम इंटू एल, और जब सेम फेज में टेम्परेचर बढ़ेगा तो एम एस डेल्टा टी लगाना है। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें ये देखते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पे डिपेंड किया तब हम लोग क्या करेंगे। ये है हमारे पास, अब अगर टेम्परेचर पे डिपेंड किया तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पे एस इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं dq बाई एम dt, ये रहा, और dq इक्वल्स एम एस dt, दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक। तो यहां पे तो इंटीग्रेट होकर के ये Q आ जाएगा। मास यहां पे कितना दे रखा है 2 kg दे रखा है, ये लो 2 हो गया मास। अब स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है 2T प्लस 3, तो लिख लेते हैं 2T प्लस 3, ये हो गया इंटू dt, और
ये इंटीग्रेशन का साइन कहां से कहां तक, तो 10 से 20 तक, ठीक है। अभी थोड़ा स्पेस का ये हो गया, तो मास है 2 और 2t + 3 इंटू dt, और टेम्परेचर कहां से कहां तक, 10 से लेकर के 20 तक। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा मैं वो वैल्यू लिख रहा हूं, 2 अंदर में आ जाएगा t² / 2 और ये हो जाएगा t² + 3, दिस इज 10 एंड दिस इज 20। वैल्यू लिख देते हैं, 20² + 3 × 20 माइनस 10² - 3 × 10। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 400 + 60 - 100 - 30, तो कुल मिलाकर के जो वैल्यू है वो 400, तो ये हो जाएगा 330 × 330। ये जो हमारा डेटा है सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो ये जूल में आएगा, तो आंसर हो जाएगा 660 जूल्स, ठीक है। दिस विल बी फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फाइन, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख रहे हो कि वाटर को 2 लीटर वाटर को 5 डिग्री से 35 डिग्री तक क्या करना है, ले जाना है, हीट करना है, और उसके लिए हीटर यूज हो रहा है जिसका कि पावर दिया हुआ है 840, यानी कि 840 जूल पर सेकेंड ये क्या कर सकता है, हीट सप्लाई कर सकता है। तो देख लेंगे हीट रिक्वायर्ड कितना है और इसका रेट है हीट सप्लाई करने का, तो टाइम मान लेंगे कि टी टाइम में उतना हीट सप्लाई कर देइए और फिर वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखते हैं कि हीट रिक्वायर्ड कितना, Q इक्वल्स क्या हो जाएगा। अब देखो वाटर जो है वो 1 लीटर वाटर कितना होता है, 1 kg होता है, तो 2 लीटर है तो इसका मास क्या हो जाएगा, 2 kg। स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है, 1 होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 35 - 5। तो यहां से हीट का जो रिक्वायरमेंट है वो 30 × 2 60, ये क्या है 60, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट में लेना होगा ना, 4200 हो जाएगा और डेल्टा टी हो जाएगा 35 - 5, ठीक है। तो यहां से 60 × 4200 जूल ये Q है। लेट हीटर सप्लाइज Q इन टाइम T, ये कितने टाइम में सप्लाई कर देता है, T टाइम में। देन तब क्या हो जाएगा, 840 जूल पर सेकेंड है, तो T टाइम में इतना हीट सप्लाई करेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 60 × 4200। अब यहां से T का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो T कितना हो जाएगा, 60 × 4200 डिवाइडेड बाय 840, तो यहां से एक 0 चला जाएगा और ये चला जाएगा 2 और ऊपर में क्या बच जाएगा 10, तो 600/2
तो ये कितना हो जाएगा 300 ये क्या आएगा हमारे पास सेकेंड आएगा। 600 था बाई 2 किए 300 सेकेंड आया। अब 300 सेकेंड जो है इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 5 मिनट। तो ये टाइम कितना लेगा 5 मिनट इसको टाइम लग जाएगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हीट का वो है जो नुकसान हो रहा है, सराउंडिंग में हीट चला जा रहा है। हीटर सप्लाई तो कर रहा है, हीटर का पावर तो है 2 किलोवाट, इट मींस 2000 जूल पर सेकेंड, बट 320 जूल पर सेकेंड हीट इज लॉस्ट। इतने का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो टाइम बताना है। इसको पिछले क्वेश्चन जैसा ही, लेट टाइम बी टी, नेट हीट सप्लाइड in time t इक्वल्स, अब नेट हीट कितना सप्लाई होगा, तो 2000 माइनस 320 इंटू टी। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 1680 टी ये होगा। अब रिक्वायरमेंट कितना है, हीट रिक्वायर्ड कितना है, तो वहां पे सारा डेटा दिया हुआ है। हीट जो रिक्वायर्ड कितना है, वाटर 4 लीटर है, तो यानी कि 4 kg इनटू स्पेसिफिक हीट कितना होता है वाटर का 4200 जूल, जूल में सब डेटा लिख रहे हैं, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, कहां से कहां ले जाना है, 57 डिग्री ले जाना है, कहां से 17 डिग्री से, तो 57 माइनस 17। अब देखो यहाँ पे डेल्टा टी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, लेकिन मैंने चेंज जो होगा ना वो केल्विन में निकालो या फिर सेल्सियस में करके निकालो, चेंज हमेशा क्या होगा, सेम आएगा दोनों का। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 40 इंटू 160 इंटू 4200। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट बोल देते हैं और इसको सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या है 1680 इंटू टी इक्वल्स 160 इंटू 4200। देखते हैं क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे एक 0 हटा दिया हमने, ठीक है, और 42 इंटू 4 ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर T इक्वल्स 1600 बाई 4, ये आ जाएगा हमारे पास 400 सेकेंड्स। 400 सेकेंड्स का मतलब हुआ 6 मिनट 40 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी आसान सा था। अब हमारा जो है इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो रह गया है, तो उस छोटे से कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। और वो है कुछ ऐसा कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का। वो क्या होता है उसको देखते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट ये किसका होता है, होगा ऑफ ए कंटेनर या फिर सब्सटेंस, उसका होगा। कंटेनर और सब्सटेंस इन सबों का होगा क्या, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट बोलता क्या है, वाटर इक्विवेलेंट का सीधा सा मतलब है, अगर किसी का मान लिया कि कोई यहां पे लेते हैं कि आइस है, ठीक है, 2 ग्राम,
और ये है -20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर इसको वाटर बनाना है कहां पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, और ये किस में रखा हुआ है, कोई कंटेनर में रखा हुआ है ऐसे, तो यहां से यहां आइस से वाटर बनाने के लिए तो हीट रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। कंटेनर भी यहां से यहां जाएगा तो कंटेनर का भी तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो कुछ हीट कंटेनर भी तो लेगा। अगर यहां पे इस तरह से हम दे देते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इस मान लिया कि 6 ग्राम, तब इसका पहले तो आइस से वाटर के लिए तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे, एग्जांपल्स में हमने देखा है। अगर इसका वाटर इक्विवेलेंट 6 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ है 6 ग्राम वाटर को अगर -20 से 10 ले जाते तो जितना हीट लेता उतना ही हीट कौन लेगा, कंटेनर लेगा। ठीक है, तो 6 ग्राम वाटर को अगर यहां से यहां ले जाने में जितना हीट लगता उतना ही हीट कौन लेगा, कंटेनर लेगा। सीधा से इसका मतलब ये होता है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कंटेनर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो it is the water equivalent is the water equivalent, it is the mass of water which will require the same heat as by the container or substance to increase the same temperature। कुछ नहीं, वाटर इक्विवेलेंट वाटर का क्या है, मास है, तो जितना कंटेनर का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट की आवश्यकता होगी उतना ही वाटर को उतना ले जाएंगे, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कंटेनर को यहां से यहां तक ले जाने में उतना ही हीट लगेगा जितना 6 ग्राम वाटर को लगेगा। ठीक है, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो केजी होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे। ये यहां पे आइस रखा हुआ है और उसको वाटर में ले जाना है 40 डिग्री तक, आपको बताना है कि हीट रिक्वायर्ड, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है कंटेनर का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल हीट रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, टोटल हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल्स, अब देखते हैं। सबसे पहले 12 ग्राम आइस को कहां से कहां तक ले जाएंगे, -20 से 0 तक, तो उसके लिए कितना होगा, 12 इंटू स्पेसिफिक हीट आइस का इतना होता है इंटू 20। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर 0 माइनस, ठीक है, प्लस अब आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में, तो इतना लगेगा। ठीक है, प्लस वाटर जाएगा कहां से कहां तक, 12 ग्राम 1, वाटर को कितना ले जाना है, 40 ले जाना है, तो फाइनल 0 से। ठीक है, प्लस अब ये किसके लिए मैंने लिखा, ये लिखा आइस टू आइस,
ये आइस टू वाटर, और ये क्या है, ये है वाटर टू वाटर, वाटर टू वाटर। ये तो हो गया हमारे पास। अब कंटेनर भी हीट लेगा, और कंटेनर का हीट कैसे लिखेंगे, 12 इंटू वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है 1, टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे लिखेंगे, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 50 माइनस 20 लिखेंगे। अब देखो यहां पे ये चीज लगेगा कि भाई वाटर इक्विवेलेंट लिख रहे हैं और -20 से 40 ले जा रहे हैं, तो -20 पे तो वाटर पॉसिबल नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। कंटेनर जो था वो शुरू में -20 था, और कंटेनर फाइनली कितना पे रहेगा, 50 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। तो कंटेनर को यहां से यहां तक ले जाने में वाटर इक्विवेलेंट कितना है 12, स्पेसिफिक हीट वाटर का 1, तो इसको ये कर देंगे। ये क्या है, 4 कंटेनर, 4 कंटेनर, ठीक है। अब सबका कैलकुलेशन कर करके और ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वाले का यहां से कैलकुलेशन 6 इंटू 20 120, प्लस यहां का कैलकुलेशन 960, यहां का 480, और यहां का 70 एंड 12 इंटू 70 840, ठीक है। अब सबको ऐड कर देते हैं, तो 12 4 80 60 एंड 84 144 144 एंड 96 240. So this much calorie is the answer to this question. ठीक है, तो आज कैलोरीमेट्री में इतना कुछ हमने देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि 2 सब्सटेंस को अलग अलग टेम्परेचर पे मिक्स करेंगे, तो एक कितना हीट लूज करेगा, दूसरा कितना गेन करेगा, हीट जितना लूज करेगा उतना ही गेन करेगा। तो आइस वाटर को अलग अलग टेम्परेचर पे मिक्स कराएंगे, तो मिक्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, हीटिंग कर्व देखेंगे, वाटर का ट्रिपल पॉइंट देखेंगे। तो ये सारी चीजें अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।